हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट टॉपिक नंबर 1 पार्ट 2। टॉपिक 1 जिसमें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट एनालाइज कर रहे हैं। इसमें आपका जो पार्ट 1 है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, वो हमने फिनिश कर लिया है। अब से आने वाले लेक्चर्स में हम पर्सपेक्टिव्स कवर करेंगे। पर्सपेक्टिव्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि पर्सपेक्टिव हमारे जो सिलेबस में है, आपको यहाँ पर इन टोटल 5 पर्सपेक्टिव दिखेंगे: लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, रैडिकल ह्यूमनिस्ट एंड दलित। और पिछले कुछ सालों के पेपर को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टॉप प्रायोरिटी पे दलित पर्सपेक्टिव, रैडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव एंड मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिस पे हर साल क्वेश्चन जो है पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। 2021 में आप देखें मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पे पूछा गया है, 19 में दलित पर्सपेक्टिव पे, 16 में आप देखेंगे रैडिकल ह्यूमनिस्ट में, 2013 में मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, दलित एंड एट द सेम टाइम रैडिकल ह्यूमनिस्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लिबरल पर्सपेक्टिव नहीं पूछा जा सकता या सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव नहीं पूछा जा सकता, लेकिन इसकी प्रायोरिटी फिर भी कम है। इसीलिए प्रिपेयर करते समय ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। एक चीज़ आपको समझनी होगी कि पेपर 1 सेक्शन बी को जब भी प्रिपेयर करें, कॉस्ट बेनिफिट रेशो के हिसाब से काम करना होगा। यानी कि कितना वेटेज किस क्वेश्चन को या किस टॉपिक को दिया जाता है, उस हिसाब से हमें यहाँ पर प्रिपरेशन करनी होगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को एनालाइज करते हुए आए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने एनालाइज करने की कोशिश की पिछले कुछ सेशंस में, जिसमें हमने वेरियस मूवमेंट्स भी समझी। अभी हम फिलहाल पर्सपेक्टिव के साथ में स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट लार्जेस्ट मास मूवमेंट थी, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, पॉपुलर थी। इसके अलावा ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को चैलेंज कर रहे थे। तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट ऐसा नहीं है कि आपको एक ही तरीके का पर्सपेक्टिव दिखेगा। यहाँ पर डाइवर्स पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करते हैं। उसका कारण ये है कि समाज के अलग अलग तबकों के जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपने इंटरेस्ट जो हैं वो प्रमोट करने की, प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश की है। अब पिछले कुछ क्लासेस में हमने समझा कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस या इम्पीरियलिस्ट थे या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जैसे लॉर्ड कर्जन एंड डफरिन जैसे, वो जब इंडिया को मेंशन करते थे तो कहते थे कि भारत एक नेशन नहीं है, इंडिया सिर्फ एक जोग्राफिकल एक्सप्रेशन है। हमने समझा था कि कैम्ब्रिज स्कूल के भी थिंकर्स हैं, जैसे पर्सिवल स्पेयर हो गए, आनेल सील जैसे थिंकर्स हो गए, जो इसी बात पे क्लेम करते थे दैट कि भारत की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं थी। मतलब कि कोई नेशन का आइडिया भारत में एग्जिस्ट नहीं करता था। बट वी ऑल नो कि नेशनलिस्ट लीडर्स का इसका क्या कहना था। अब जहाँ मॉडरेट्स थे जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हो गए, जो ये कहा करते थे कि इंडिया नेशन नहीं है लेकिन नेशन इन मेकिंग है। वहीं पर फिर और भी थिंकर्स थे जैसे घोष थे, जो कहते थे कि नहीं, भारत हमेशा से ही एक नेशन रहा है और आगे भी रहेगा। ऐसे ही डॉक्टर ताराचंद, आर.सी. मजूमदार जैसे थिंकर्स भी हमने समझे। लेकिन हमारा यहाँ पर जो पहला टॉपिक आता है वो है लिबरल पर्सपेक्टिव को समझना। अब हमें ये पता है कि लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है जॉन लॉक के स्टार्ट होती है, और जॉन लॉक अपनी जब लिबरलिज्म की बात करते हैं तो उसको डेमोक्रेसी के साथ में एसोसिएट करते हैं, और यहीं से ये आइडिया बढ़ते हुए आगे चलता है और आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। अगर भारत के पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो हमारे लिए जॉन लॉक से ज़्यादा जॉन स्टुअर्ट मिल के आइडियाज़ बहुत मैटर करते हैं। उसका कारण ये है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है लिबरल पर्सपेक्टिव में, और इसी से इन्फ्लुएंस हुआ जो भी पर्सपेक्टिव इंडिया में आगे देखा गया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी काम किया है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जब ये काम करते थे तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, द स्केल ऑफ सिविलाइजेशन। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना था कि कोई भी समाज या सोसाइटी होती है उसको हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं कि या तो वो सोसाइटी सभ्य है, सिविलाइज्ड है, या फिर
वो सोसाइटी बैकवर्ड है। और जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि भारत जो है वो इस कैटेगरी में आता है। और क्योंकि भारत बैकवर्ड कैटेगरी में आता है, भारत में डेमोक्रेसी लाने की ज़रूरत नहीं है। भारत में बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म यानी कि पैटर्नल डिस्पोटिज्म ही चलेगा। क्योंकि ये लोग सभ्य नहीं हैं, तो ब्रिटिशर्स अपनी छत्र छाया में रख के इनको और सिखाएंगे। यहाँ पर गुड लॉज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, एजुकेशन इंट्रोड्यूस की जाएगी, टैक्सेस वगैरह ये सभी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाएंगी और तभी भारत प्रोग्रेस कर पाएगा, ऐसा इनका मानना था। और इसीलिए ये भी कहा करते थे कि जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है वो इंडिया के लिए एक प्राउड मॉन्यूमेंट की तरह साबित होगा। तो अल्टीमेटली जो है, इसीलिए ये लिबरल जस्टिफिकेशन में आप ज़्यादातर देखेंगे कि कॉलोनियलिज्म को काफ़ी जस्टिफाई किया गया था। लेकिन वहीं पर फिर लिबरल थिंकर्स की, जो मॉडर्न लिबरल थिंकर्स हैं, उनकी बात करते हैं तो यहाँ आते हैं अमर्त्य सेन। अब आपको पता है कि अमर्त्य सेन एक सोशल लिबरल है, यानी कि लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के फेवर में बात करते हैं। तो अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि लिबरल ट्रेडिशन का इम्पॉर्टेंट रोल रहा है भारत के इंडिपेंडेंट होने में। जैसे कि लिबरल ट्रेडिशन में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को बहुत प्राइमेसी दी जाती है, टॉप पे रखा जाता है। और भारत में भी इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ, आप देखेंगे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को ही फॉलो किया गया। तो अमर्त्य सेन को आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। बाकी लिबरल डिस्कोर्स की जो शुरुआत होती है भारत में, अगर हम बात करें तो 19वीं सेंचुरी से होती है। 19वीं सेंचुरी में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स भारत में लाई गई थी, जिसमें राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे काफ़ी सारे थिंकर्स थे जिन्होंने समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। इसके अलावा मॉडरेट्स हैं, जिसमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे थिंकर्स भी लिबरल पर्सपेक्टिव से काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। हालांकि वी हैव पार्था चैटर्जी जो कहते हैं कि गांधी को अगर आप साइड में रखें तो बाकी सारे, अगर आप थिंकिंग देखेंगे, जो थॉट देखेंगे, वहाँ पर आपको एक डायलेमा जो है वो दिखाई देगा। जैसे कि जो नेशनलिस्ट थे वो एक ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट स्पेस अपनी रखना चाहते थे, स्पेसिफिकली जो अर्ली नेशनलिस्ट थे। एंड अर्ली नेशनलिस्ट जो हैं वेस्टर्न वेज ऑफ थिंकिंग से हेविली इन्फ्लुएंस थे। तो जो मॉडरेट्स या अर्ली नेशनलिस्ट थे, लिबरल स्कूल से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस आता है। और यही कारण है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको लिबरल पर्सपेक्टिव कवर करना चाहिए। देखिए, लिबरल स्कूल का पर्सपेक्टिव अगर देखेंगे तो इट इज़ नथिंग बट कि जितने भी देश के लोग हैं वो सारे एक साथ कलेक्टिवली आए और जो भी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है उसके खिलाफ जो है बेसिकली प्रोटेस्ट करें। तो कहने का मतलब ये है कि आज के समय पे भी लिबरल पर्सपेक्टिव में यही आइडिया प्रपोज किया जाता है। याद कीजिए जॉन लॉक को कि गवर्नमेंट इज़ अ ट्रस्ट एंड पीपल आर द ट्रस्टीज़। तो अगर ट्रस्टीज़ के अकॉर्डिंगली ट्रस्ट रन नहीं होगा तो फिर लोग रेवोल्यूशन ला सकते हैं, और इसी रेवोल्यूशन को कलेक्टिव अपराइजिंग भी कहा जा सकता है। और यही कारण है कि लिबरल व्यू पॉइंट में आप देखेंगे कि जो डोमिनेंट लीडरशिप थी, स्पेशली इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसी कलेक्टिव इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही थी। इट वॉज रिप्रेजेंटिंग ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स इन द सोसाइटी। हालांकि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही थी तो कास्ट के बेसिस पे या भारत में जो क्लास और जेंडर और रिलीजन के बेसिस पे जो भी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे उनको नज़रअंदाज यहाँ पर किया गया। अब इसी समय पे जो भी कॉमनल इवेंट्स हो रहे थे या आगे जाकर के उसी के चलते जो पार्टीशन हुआ, हम एक चीज़ तो समझ सकते हैं कि लिबरल पर्सपेक्टिव इन सभी मुद्दों पे अगर आप देखेंगे तो बात कर रही थी, एंड दैट वाज एक्चुअली कनेक्टेड टू कॉलोनियलिज्म। यानी कि इसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके की पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स ने भारत में फॉलो की थी अल्टीमेटली, उसी की वजह से आगे जा कर के डिवीज़न और पार्टीशन भारत में देखा जाएगा। तो एक चीज़ साफ है कि भारत का जो कल्चर रहा है वो बहुत ही टॉलरेंट और सेक्युलर रहा है, लेकिन
जो ब्रिटिश डिवाइसिव पॉलिसीज़ थी, जैसे कि 1909 में सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट दिया गया, तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स जो प्रपोज किया गया, तो ये एक हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइड करने की स्ट्रैटेजी थी। तो ये भी आपको लिबरल पर्सपेक्टिव में दिखाई देगी। लेकिन ओवरऑल अगर गुड एस्पेक्ट हम देखें, मेन फोकस जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में देखा गया लिबरल पर्सपेक्टिव का, यानी कि जैसे अर्ली नेशनलिस्ट थे या मॉडरेट्स होंगे, वी विल सी कि जिस तरीके की डिमांड जिनकी होंगी, ये भारत में पॉलिटिकल फ्रीडम चाहते थे। यानी कि भारत में जो भी अंडर डेवलपमेंट हो रहा था, भारत में जो भी परेशानियां थी, जो मिजरीज थी, जो गरीबी थी, ये मानते थे कि ये इम्पीरियलिस्ट रूल की वजह से ही थी। तो यही कारण है कि लिबरल पर्सपेक्टिव सेलिब्रेट करता है नेशनल मूवमेंट को, और यही कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया जाता है, या लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस जैसे आइडियाज़ को सबसे आगे रखा जाता है। ऑल्दो समाज में या इकोनॉमिकली काफ़ी रिफॉर्म्स जो हैं लिबरल एजेंडा में के पार्ट रहे हैं, लेकिन कभी भी सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पे कोई बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश नहीं की गई। तो एक चीज़ साफ है कि लिबरल पर्सपेक्टिव में मेन फोकस रहेगा पॉलिटिकल फ्रीडम लाने का, यही इनका गोल रहेगा। इनफैक्ट अगर जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स को भी आप देखेंगे कि वैसे तो जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट इंक्लिनेशन रखते थे। जवाहरलाल नेहरू जो हैं GDH कोल और आप देखेंगे फेबियन स्पेसिफिकली सोशलिज्म से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, सोशलिस्ट थे ये, लेकिन बावजूद उसके इनका जो मेजर पॉलिटिकल फ्रीडम पे फोकस था वो हमारे लिए ध्यान देने वाला है। यानी कि सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए, सोशलिस्ट इंक्लिनेशन होने के बावजूद भारत में जिस तरीके से बदलाव लाया जाना चाहिए, या सामाजिक या आर्थिक तौर पे जो भी राइट्स लोगों को देने हैं, उस मामले में इनकी अप्रोच लिबरल थी रादर देन सोशलिस्ट। और इसी को लेकर के फिर एंडरसन भी कहते हैं कि जो लिबरल पर्सपेक्टिव इंडियन इंटेलेक्चुअल्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सीन एज अ कैरियर्स ऑफ इंडियन आइडियोलॉजी। यानी कि ये सबसे पहले तो आज़ादी लाना चाहते थे भारत में, ब्रेकिंग ऑफ इंडिविजुअल शैकल्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो भी आइडियोलॉजिकल स्टांस था उनसे इन्फ्लुएंस ज़रूर थे, लेकिन ब्रिटिशर्स कोशिश करते थे लेजिटिमेसी लाने की, जस्टिफाई करने की कि हमारा रूल जो है वो आपके लिए बहुत सही है। लेकिन उसी आइडियोलॉजी को यूटिलाइज करके इन्होंने भारत में एक नई क्रांति लाने की कोशिश की। आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडरेट्स। तो जब भी लिबरल पर्सपेक्टिव की बात होगी तो जो मॉडरेट्स होंगे, जो अर्ली नेशनलिस्ट होंगे, ये मेनली जो हैं आप फोकस में रखेंगे। और शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? राजा राम मोहन रॉय से। राजा राम मोहन रॉय, जिनको कहा जाता है कि ही इज़ द पायनियर ऑफ लिबरल ट्रेडिशन इन इंडिया, एंड राजा राम मोहन रॉय को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के समाज में रिफॉर्म्स, बदलाव लाने की कोशिश इन्होंने ही सबसे पहले की। राजा राम मोहन रॉय ये बिलीव करते थे कि भारत के जितने भी ट्रेडिशंस हैं उनको री इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत अलग हैं। आज के समय पे ह्यूमन काइंड ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, और इसीलिए जो ब्रह्मो समाज इन्होंने बनाया उसका काम ही यही था कि हिंदुइज़्म को रिफॉर्म किया जाए, उसमें जो सामाजिक तौर पे जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को एड्रेस किया जाए। राजा राम मोहन रॉय का ये प्रेफरेंस था कि एजुकेशन को एंग्लिसाइज्ड किया जाना चाहिए, एंड साथ ही साथ ये ऐसी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते थे जैसे कि फ्री ट्रेड हो गया, और क्योंकि फ्री ट्रेड के चलते वेस्टर्न सोसाइटीज़ में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। फ्रीडम ऑफ प्रेस पे फोकस करते थे। राजा राम मोहन रॉय प्रमोट करते थे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए।
तो आज के समय पे ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो आज का जो मॉडर्न एरा है जिसमें लिबरलिज्म को फॉलो किया जाता है, काफ़ी हद तक जो इनिशिएशन राजा राम मोहन रॉय की तरफ से लिया गया वो आज के समय पे एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर आगे जाके देखेंगे कि 1870 तक आते आते और भी सारे लोग जो हैं कंट्रीब्यूट करने लगे, जैसे फिरोज शाह मेहता हो गए। ही कैंपेन फॉर इंडियंस कि इनकी इंडियंस की अपनी म्यूनिसिपल फ्रेंचाइजी होनी चाहिए अपनी सिटी गवर्नमेंट में। और फिर उसके 20 साल के बाद आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी आएंगे। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने इकोनॉमिक नेशनलिज्म पे काफ़ी कंट्रीब्यूट किया जब इन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी प्रपोज की। फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाएगा और इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरुआती दौर में लिबरल आइडियाज़ को ही मेन एम्बॉडी करेगी। और फिर वहाँ पर जो जितने भी लीडर्स आपको दिखेंगे, चाहे CR दास हो, मोतीलाल नेहरू हैं, तेज सप्रू हैं, ये सभी आप देखेंगे कि लिबरल आइडियाज़ ही रखेंगे। अब उस समय तक तो मार्क्सिस्ट कोई ऐसे आइडियोलॉजी था ही नहीं। आगे जा कर के देखेंगे फिर मार्क्सिस्ट आएंगे। खैर, मार्क्सिस्ट का पर्सपेक्टिव अपना अलग है। वी आर स्टिकिंग टू जस्ट लिबरल पर्सपेक्टिव हेयर। गांधी का केस लेकिन बड़ा स्पेशल है, क्योंकि गांधी की जो पोजीशन थी इंडियन नेशनल स्ट्रगल में, भारत की आज़ादी की लड़ाई में, वो बहुत ही यूनिक सिचुएशन थी। क्योंकि गांधी जी की जो अप्रोच थी वो मासेस बेस्ड अप्रोच थी, लेकिन वो साथ ही साथ मतलब मास बेस्ड अप्रोच होती है ज़्यादातर, उसको हम मार्क्सिस्ट अप्रोच के साथ में कनेक्ट करते हैं। लेकिन गांधी की अप्रोच ऐसी थी कि आप इसको लिबरल के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए गांधी की पोजीशन ना ये इजीली फिट नहीं कर सकते हो आप, मतलब पीपल से, क्योंकि मास बेस्ड थी और वो ही मेन एक प्राइमरी फैक्टर आप कह सकते हो, हाईलाइटिंग फैक्टर था। तो इस वजह से लिबरल फ्रेमवर्क में गांधी को फिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो लीडर्स थे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को सपोर्ट करते थे, जैसा कि लिबरलिज्म में किया जाता है, मॉडर्निटी को सपोर्ट करते थे। गांधी हिंद स्वराज की बात करते थे, गांधी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करते थे, सेल्फ सफिशिएंट विलेज रिपब्लिक की बात किया करते थे, गांधी राम राज्य की बात किया करते थे, गांधी डिसेंट्रलाइजेशन की बातें करते थे, गांधी मॉडर्निटी के खिलाफ बात करते थे। लेकिन बावजूद इसके कि गांधी की अप्रोच बहुत अलग थी, डिफरेंसेस बहुत थे, लेकिन फिर भी लिबरल पर्सपेक्टिव में गांधी को काउंट किया जाता है, क्योंकि गांधी एक ऐसे लीडर की तरह देखे जाते हैं जिन्होंने अलग अलग मासेस, जो भी डाइवर्सिटी थी, अलग तबके के लोग हो गए, सभी को एकजुट लेकर के आए। जो डिवीजन भारत के सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी, उस डिवीजन को दूर किया और सभी लोगों को यूनाइट किया, ताकि वो एक कॉमन नेशन के लिए साथ में आकर के आज़ादी के लिए लड़ सकें। तो ऑल इन ऑल हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें समझी। देखिए, लिबरल पर्सपेक्टिव जो है वो इतना ज़्यादा डेप्थ में इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर देखा हुआ है कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस का क्या कहना है एंड एट द सेम टाइम अर्ली नेशनलिस्ट मॉडरेट्स का क्या कहना है। वो सारे पॉइंट्स भी आप यहाँ पर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल अब हम असेसमेंट करते हैं लिबरल पर्सपेक्टिव की। तो भारत में जो लिबरल पर्सपेक्टिव इंडियन नेशनल मूवमेंट में देखा गया, मेनली मॉडरेट लीडर्स ही वहाँ पर डोमिनेट कर रहे थे और इनके अकॉर्डिंगली नेशनलिज्म एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको आप हिस्ट्री के साथ में भी टाई अप कर सकते हैं और मॉडर्नाइजेशन के साथ में एमर्ज हुआ है। और इसमें फिर आप नाम लिख सकते हैं SN बैनर्जी, गोखले, दादा भाई नौरोजी जैसे, जिन्होंने इम्पीरियलिस्ट थिंकर्स के व्यूज़ को रिजेक्ट करते हुए कहा कि इंडिया जो है एक नेशन है या इंडिया एक नेशन इन द मेकिंग है। ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो लिबरल पर्सपेक्टिव में क्योंकि अर्ली नेशनलिस्ट आते हैं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आते हैं, तो इंडिया इन द नेशन ऑफ मेकिंग, आप ये वर्ड ज़्यादा यूज़ करेंगे रादर देन कि इंडिया खुद एक नेशन है, क्योंकि औरबिंदो घोष आएंगे वो इस बात को ज़्यादा अच्छे से क्लेम करेंगे। तो लिबरल्स के लिए प्राइमरी फैक्टर ये था कॉलोनियल रूल, और इसीलिए लिबरल्स ये मानते थे कि नेशनलिज्म
रिक्वायर्स मॉडर्नाइजेशन और रैशनल थिंकिंग की ज़रूरत है। यही कारण है कि मासेस तक ये ज़्यादा नहीं पहुंचा पाए। वाई? क्योंकि मासेस को ये लोग रैशनल नहीं मानेंगे। रैशनल थिंकिंग हर किसी के पास तो हो नहीं सकती, मतलब इन द सेंस दैट एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है और पढ़े लिखे लोग ही रैशनल माने जाते हैं। तो इनको यही लगता था कि जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है या जो मास पॉलिटिक्स है उसके लिए इसीलिए भी रेडी नहीं थे कि लोग अभी नहीं आ पाएंगे। और यही कारण है कि जब भी नेशनलिज्म की बात ये करते थे तो मॉडर्नाइजेशन, रैशनल थिंकिंग, इन्हीं सभी आइडियाज़ के आसपास घूमते थे। हालांकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने इनको क्रिटिसाइज ज़रूर किया। ठीक है, बाकी हमारे पास स्कॉलर्स हैं जैसे टी.के. उमन हो गए, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अगर आप नेशनलिज्म के आइडिया को, जो हमारा प्राचीन काल में जो भी कल्चरल पैराडाइम्स चलते थे उसके ऊपर बेस करते हो और कहते हो कि भारत तो हमेशा से ही एक नेशन रहा है प्राचीन काल से, तो ये कहते हैं ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि इनका ये कहना है कि भारत में जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो एंशियंट वैल्यूज़ पे नहीं, कॉमनैलिटी, यूनिफिकेशन, लैंग्वेज, टेरिटरी, अगर आप ये सोचते हैं कि इस चीज़ पे बेस्ड है, सो दैट्स नॉट ट्रू। भारत में ऐसा भी नहीं है कि रिलीजन के बेसिस पे एक सोल आइडेंटिटी हो। सो अल्टीमेटली भारत का जो रादर देन रिलीजन और ये सभी चीज़ें, इट्स द कल्चर, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो एंशियंट टाइम से अगर आप बात कर रहे हो या ऐसी आइडेंटिटी की बात करते हैं, ही रिजेक्ट्स दैट। अब क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें लिबरल पर्सपेक्टिव में, वी हैव अ लॉट ऑफ कल्चरल नेशनलिस्ट्स, क्योंकि जब लिबरल आइडियाज़ होते हैं वो लोग कल्चर, रिलीजन इस पे विश्वास नहीं करते, रादर टॉलरेशन जो है उसको प्रैक्टिस करने की बात करते हैं। तो इसीलिए इनका मेन जो क्रिटिसिज्म आता है वो कल्चरल नेशनलिस्ट जैसे जो एक्सट्रीमिस्ट हो गए उनसे आता है। तो कहने का मतलब है जितने भी मॉडरेट्स आइडियाज़ हमने पहले पढ़े थे वहाँ से एग्जाम्पल लेकर के आप लिबरल पर्सपेक्टिव को फर्दर इलैबोरेट कर सकते हैं और क्रिटिसिज्म में आप अरबिंदो घोष या जो दूसरे एक्सट्रीमिस्ट हो गए उनको कोट कर सकते हैं, जो कहते हैं कि इंडिया हमेशा से एक नेशन रहा है। इसमें आप लाला लाजपत राय को भी कोट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम अरबिंदो घोष, या फिर के.पी. जयसवाल जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी है हिंदू पॉलिटी, जिसमें ये कहते हैं कि इंडिया पोसेस्ड एवरीथिंग दैट मॉडर्न ब्रिटेन कुड क्लेम। भारत के पास सब कुछ था, बिग एम्पायर्स थे, सक्सेसफुल रिपब्लिक्स, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिव इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ अबव एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। सो इसके अलावा आप लाला लाजपत राय को जब कोट करें, हाउ ही रिजेक्टेड द आइडिया कि जो इंडियन नेशनलिज्म है दैट वाज बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल, ये कहते हैं नहीं। अपनी किताब यंग इंडिया में जो कि इन्होंने 1916 में लिखी थी उसमें ये कहते हैं कि फंडामेंटल तौर पे अगर देखा जाए तो भारत पिछले 2000 सालों से एक नेशन रहा है। नेशनलिज्म ब्रिटिश रूल की वजह से नहीं आया है, वो हमेशा से था। तो आज के सेशन में हम सिर्फ लिबरल पर्सपेक्टिव पे ही ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, दलित, रैडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव, एट द सेम टाइम सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव, ये चारों पर्सपेक्टिव आपको एक ही सेशन में कंप्लीट करा दूंगी एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट टॉपिक। काफ़ी टाइम के बाद आज मैंने क्लास रिकॉर्ड की है, सो आई विल जस्ट टेक माई टाइम विद इट एंड आज के लिए थोड़ा छोटा ही मैंने सेशन रखा है। एट द सेम टाइम मैं आपको अभी PDF प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन इस PDF को प्रिंट आउट नहीं कराना है, अभी सिर्फ पढ़ने के लिए आप रखिए, क्योंकि इसका कंप्लीट पार्ट मैं आपको जब दूंगी होपफुली अगले हफ्ते तक, दैट्स व्हेन यू टेक द प्रिंट आउट। ठीक है, फिलहाल के लिए वहाँ से रीड करेंगे आप। दिस इज़ इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।